रहता है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए लाइव मॉक कराए जा रहे हैं, जिसमें 14 नंबर का फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए कराया गया था सैटरडे संडे में, जिसे 20,000 से ज्यादा बच्चों ने दिया। उसका डिटेल एनालिसिस और मैथ सॉल्यूशन मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे ना बहुत अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं। जैसे एक चीज तो ये है कि भाई वेंडर का क्या रहा, ठीक है, किसका फाइनली एसएससी कैलेंडर कब जारी करेगा, एग्जाम कब होगा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और दूसरे बच्चे हैं जो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी तो रखते हैं, लेकिन पढ़ाई भी अपनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मॉक्स भी दे रहे हैं, अपने जो वीक एरियाज है उन पे काम करके उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि बातों में सिर्फ उलझे रहना है या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ बच्चों को तो अभी कल से कमेंट्स आ रहे हैं, सर वोर हो सकती है, आप पढ़ाई करें या ना करें, पढ़ाई करने का कोई फायदा तो है या नहीं है, या वैकेंसीज तो नहीं खत्म हो जाएंगी, एग्जामिनेशन रद्द तो नहीं हो जाएंगे। देखो, कोई एज सच पाकिस्तान ने कुछ किया, उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ किया, उसके बदले में इंडिया ने रिटेलिएट किया और ये चीजें चलेंगी, लेकिन इसका बाकी चीजों पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस है मोस्ट प्रोबेबली वो स्मूथली चलेगा, और बाकी सारी चीजें जो वैकेंसी आनी है वो वैसी रहेंगी। हो सकता है आर्म फोर्सेस में वैकेंसीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो आप लोग इन चीजों के पीछे, तो ये कोई सोचने की चीजें है ही नहीं। आपका काम है अपना पढ़ाई करना, देश में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना आज के टाइम में, वो हर चीज में आगे रहता है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि हाथों से लड़ाई हो रही है या कुछ भी चीज हो रही है। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो पावरफुल वेपन्स अपने पास ले पाएगा, जिसके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, वही जीतेगा। ठीक है, पढ़ाई करिए, कुछ बेटर करिए देश के लिए, तभी आप रिसोर्सफुल साबित होंगे, ठीक है। कम से कम चलो अमीर ही बन जाइए, कम से कम आपके टैक्स से गवर्नमेंट को फायदा हो, ठीक है। कुछ तो करिए, खाली बैठे बैठे घर पे ख्वाबी पुलाव बनाने से अच्छा, और नेगेटिव सोचने में कि इससे ये तो नहीं हो जाएगा, इससे वो तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा उस तरीके से, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है, और बस थोड़ा सा एक्टिव रहिए। जो चीजें चल रही हैं आपको एटलीस्ट अपडेटेड आप रहें, जो भी देश में चल रहा है या जो भी चीजें हो रही है उससे रिलेटेड। बाकी आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट जो कराए जा रहे हैं, आप इस तरीके से आरबी की वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे हमने सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं। पेड टेस्ट सीरीज यूजर्स के लिए वो सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। अब इनका डिटेल एनालिसिस तो मैं आपको कराता ही हूँ, मैथ्स के वीडियो सोल्यूशन के साथ वही कंटिन्यू करेंगे। लगभग 2500 लोगों ने ये मॉक दिया था। इसमें जो एवरेज स्कोर है 118.5 था। ये एक मॉडरेट लेवल का टेस्ट था, ठीक ठाक टेस्ट था, एग्जाम जैसा आपका हो सकता है। तो इस तरह की टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। अपना जो भी स्कोर बना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी एस्पिरेंट्स का जो स्कोर रहा है मॉक के अंदर वो कितने हैं वो देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 1621 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 20,480 कैंडिडेट्स। एवरेज स्कोर जो रहा है इस मॉक में 118 रहा है, मीडियन स्कोर 125। आगे अगर परसेंटाइल बेसिस पे देखा जाए तो अगर आपका यहाँ पे 140 से ज्यादा परसेंटाइल आ रहा है, 140 से ज्यादा स्कोर आ रहा है, तो आपका परसेंटाइल हो सकता है कि 80 क्रॉस कर दे। तो दैट विल बी कंसीडर्ड गुड, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम अभी देखेंगे। रीजनिंग सेक्शन में देखें तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 395 एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास। एवरेज स्कोर 39.13। ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट की साइड में रख सकते हैं इसे, ठीक है। और जो अच्छा स्कोर माना जाएगा इसमें वो 46 या 46 प्लस माना जाएगा। इससे कम है तो भाई रीजनिंग भी इंप्रूव करो अपनी, ठीक है। कुछ लोग बच्चे खुश होते रहते हैं, भाई रीजनिंग में तो 42 आ गए सर, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में 42 आओगे तो यहाँ पे तो 10,000 बच्चों का, मतलब 50% बच्चों का 42 स्कोर है रीजनिंग में, तो वो आपकी अच्छी नहीं मानी जाएगी रीजनिंग, ठीक है। नंबर से नहीं होता, बाकी लोगों के कंपेरिजन में देखो कि कैसे कर रहे हैं, बाकी सभी कर रहे हैं रीजनिंग में स्कोर, तो आपने क्या कर लिया 42 नंबर लाके। अगर मैं बात करता हूँ जीके की, तो एवरेज स्कोर 17 है, मॉडरेट पेपर है। 50 आउट ऑफ 50 करने वाले 6 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ ना कुछ जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने चीटिंग करी होगी। यहाँ पे चीटिंग करने का क्या फायदा। अगर हम ओवरऑल देखें तो 25 एक ठीक ठाक स्कोर है। 25 या 25 से ज्यादा आपका जीके में है तो इस बुक में सही माना जाएगा। उसके बाद अगर मैथ्स पर बात करें तो लेवल मॉडरेट प्लस है, एवरेज स्कोर 29.2 है। मैथ्स में 50 या 50 पूरा स्कोर करने वाले 39 एस्पिरेंट्स हैं। 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2745 कैंडिडेट्स हैं। तो जो अच्छा स्कोर है वो 41 42 के अराउंड रहेगा। अगर आपने इतना स्कोर किया दैट्स वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और ट्राई इस तरह के मॉक्स में भी अगर आप 45 प्लस टारगेट करते हैं तो बढ़िया है, ठीक है। ऐसे में 50 आउट ऑफ 50 तो सबके नहीं आ सकते, मतलब जिनका मैथ्स का लेवल जिनका अच्छा होगा बहुत वही कंप्लीट स्कोर करेंगे, बाकी लोग कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन में फंस जाएंगे।
इंग्लिश में बात करेंगे, लेवल अगेन मॉडरेट, एवरेज स्कोर टू 33, मीडियन स्कोर 35, अच्छा स्कोर जो माना जाएगा वो 42 के अराउंड माना जाएगा, इससे ज्यादा या इसके बराबर है तो ठीक है, उससे कम है तो इंप्रूव कीजिए। यूआर से कट ऑफ 143, ओबीसी से 139, ईडब्ल्यूएस 137, एससी 120 और एसटी कैटेगरी से 111, इससे ज्यादा है तो बढ़िया सेफ है आप। 14 के 14 टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस, सेफ स्कोर, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, अब तक जितने भी कराए गए हैं, और 2024 में जो लाइव टेस्ट कराए गए थे उनका यहाँ पे वो भी आप दे सकते हैं अगर आपने पेड टेस्ट ले रखे हैं, उनके 20 मोक्स का एनालिसिस, और अभी के हिसाब से अगर 2025 में वो टेस्ट देते तो क्या कट ऑफ जा सकती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब मैथ्स का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम सोल्व करेंगे। और देखिए जिन लोगों का मैथ्स में स्कोर 40 से कम आया है तो डेफिनेटली वो वीडियो सॉल्यूशंस देखा करें, तो आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप इंप्रूव कर पाएंगे। एंड दिस फैसिलिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट आउट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि जो रेशियो है ना रेड टू ग्रीन स्वीट्स का एक बैग में वो 5:7 है। ठीक है, आगे कहता है कि रेड स्वीट्स बता दो कितने हैं अगर ग्रीन स्वीट्स 140 हैं। तो इजीली करेंगे, आप कहेंगे सर 7:140 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1:20 को, और रेड कितने हो जाएंगे इंटू 20 कर देंगे तो 100। क्वेश्चन खत्म हो गया, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था, विदाउट पेन करने वाला था, आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा जहां तक मुझे पता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा डायग्राम बेस्ड है। क्वेश्चन में कहता है कि सेविंग और एक्सपेंडिचर अलग अलग हेड में यहाँ पे शो कर रखे हैं। हमें बताना है कि मंथली एक्सपेंस कितना होगा अगर हमारी मंथली सेविंग 8000 है। तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो सेविंग होगी या एक्सपेंस होगा, उसके अलावा तो कोई चीज नहीं हो सकती। अगर मैं सेविंग देखूं तो सेविंग है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सेविंग में, तो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे सर 300 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल तो 360 डिग्री हो रहा है। 60 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 8000 को, बाकी सारा तो एक्सपेंस ही है मेरे भाई। तो 60 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, तो 360 डिग्री किसे रिप्रेजेंट करे? सॉरी 300 डिग्री रिमेनिंग है, क्योंकि टोटल 360 था तो उसमें से हटा दिया हमने 60। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? आप देखोगे 60 इंटू में 5 300 होता है, तो इसमें भी इंटू 5 कर दोगे तो ये आ गया 40,000। क्लियर? तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलें अगले सवाल पे। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास थाउजेंड्स में सेल मैगजीन्स की 6 ब्रांचेस से 2021 और 2022 की, जिसमें 2021 आपको ब्लू से दिखा रखा है और 2022 आपको ऑरेंज से दिखा रखा है, जो समझ में आया, क्योंकि जब भी ऐसा दे रखा होता तो पहले वाला आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड वाला दूसरा ईयर होता है। आगे कहता है कि जो टोटल सेल है ब्रांच सी की दोनों सालों की मिला के वो कितने परसेंट है, सॉरी what percent of the sales of branch C for both years is the total sales of branch F for both years। जो ब्रांच एफ की टोटल सेल है दोनों सालों की, वो कितने प्रतिशत है ब्रांच सी की टोटल सेल्स के दोनों सालों की। तो ये तो हो गया 80 जमा 70 150, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 215, सॉरी 205, और ये परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100%। 5 से काट देंगे तो नीचे ऊपर आ गया 30 और नीचे आ गया मेरे पास यहाँ पे 41, और लगा दोगे वैल्यू तो ये आ गया परसेंटेज में कुछ इस तरीके से। तो हमें बताना है चार ऑप्शन में क्या वैल्यू होगी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये 205 की जगह अगर 200 होता तो आप इजीली कर लेते क्या? आप कहते सर 200 का 150 तो कितना है 75% है। अब ये मेरे पास क्या हो गया 200 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो क्या ये वाली वैल्यू 75% से, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। तो जो मेरा आंसर होगा 75 से थोड़ा सा कम होगा। क्या वो 53 या 65 तक पहुंच पाएगा? नहीं, 73 पर 0.17% इज मोर अप्रोप्रिएट, और 85 तक तो जाएगा ही नहीं, वैसे ये तो 75 से ज़्यादा हो गया। तो कर सकते हैं, वरना आप 4 से भी करते। तो आप देखते हैं यहाँ पे 7 जा जाता, पहले वैल्यू 7 आई, और उसके बाद जब आपने पहली डिजिट 7 देख ली तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी ही मैच कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। अगला सवाल हमारे पास कहता है, हमारे पास एक्स बीकर्स है 90 ml सोल्यूशन वाले, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 13:5। इसे मिक्स कर दिया गया वाई बीकर्स ऑफ 180 ml सोल्यूशन वाले, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो इतना है।
इन्हें मिक्स कर दिया गया और जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना हमारा, तो उसमें एसिड रेशियो वाटर इतना है, तो हमें एक्स रेशियो वाई बताना है। आप कहेंगे सर एसिड रेशियो वाटर को मिला रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ एसिड पे निकाल लो चाहे वाटर पे, आपके ऊपर है। अगर मैं एसिड पे चेक करूँ तो इसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, आप कहेंगे सर 13 और वाटर 5 है, तो टोटल कितना हो गया 18 एसिड की कंसंट्रेशन पहले वाले में। दूसरे वाले में एसिड की कंसंट्रेशन आप कहेंगे सर 7 और 7 और 11 कितना हो गया 18। जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसमें एसिड है 5 और टोटल कितना है 9। ठीक है, किस रेशियो में मिलाया जाए, क्या मैं यहां से निकाल सकता हूँ एलिगेशन लगा के? एक मिक्सचर ये है, एक ये है, तीसरा ये बनाना है, मतलब इन दोनों को मिला के ये बना है, तो एलिगेशन से ये किस रेशियो में लिया और ये किस रेशियो, तो निकल जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ पे 18 है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 18 तो सब जगह कॉमन है, चाहे काट भी दो। आप कहेंगे सर 13 है और यहाँ पे 10 है, तो 13 माइनस 10 कितना बचेगा 3। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, तो 10 माइनस 7 कितना बचेगा 3। तो आप देखेंगे दोनों मेरे पास जो सॉल्यूशंस है वो 1:1 में मिलाए गए होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 लिखोगे तो वो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे लिखने के। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट मैटर नहीं करता अगर आपने सेम बना दिया सारी जगह। ठीक, तो दोनों को इक्वली मिलाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, एक्स बीकर्स हमें लेने हैं 90 ml वाले, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी एक्स इंटू में 90। ठीक है, और अगर हम बात करें हमें वाई बीकर्स लेने हैं कितने 180 ml वाले, तो इसमें y में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो ये लेना पड़ेगा हमें पहले और दूसरे सॉल्यूशन के। और किस रेशियो में लेनी है दोनों क्वांटिटी 1:1 में, तो ये आ गया 1:1। तो यहाँ पे सोल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा, इससे काटूंगा 2 और x रेशियो y मेरे पास कितना आ गया 2:1 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? 2017 में मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि द एरिया ऑफ द मैक्सिमम साइड स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज 2 मीटर स्क्वायर बाई 3। एक सर्कल के अंदर जो एक स्क्वायर डाला गया उसका एरिया हमें दे रखा है इतना। ठीक है, मैक्सिमम साइज स्क्वायर डाला गया तो वो इस तरीके से डलेगा कि चारों पॉइंट्स को टच करेगा, इस तरीके से सर्कल में डाला जाएगा। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूँ और इसकी लेंथ कर देते हैं हम 2 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है कि इन ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर डाल लेते हैं और स्क्वायर की लेंथ को 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है कि कौन से केस में जो ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, दोनों में है या सिर्फ एक में है, या इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो पहले सोल्व करके देखते हैं। देखो अगर मेरे पास एक मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं तो उसकी कुछ साइड होती है, अगर उसके अंदर मैंने ये इनसर्कल है ना एक तरीके से, तो इनसर्कल का कुछ इन रेडियस होगा, और इन रेडियस क्या होता है मेरे पास साइड अपॉन में 2√3 होता है, साइड है 2 डिवाइडेड बाई 2√3, तो ये आ गया 1/√3, ये 1/√3 हो गया रेडियस। अब जो रेडियस है इसे मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूं तो ट्वाइस रेडियस किसके बराबर, डायमीटर के बराबर, किसके सर्कल के, तो ट्वाइस इंटू में रेडियस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2/√3, यही होगा। और अगर ये 2/√3 आ गया तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर या फिर जो इसका डायमीटर है सर्कल का वो डायगोनल के बराबर है स्क्वायर के, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा अगर मैं तो 4/3 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2/3 आ रहा है। क्या हमें 2/3 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये स्क्वायर के अंदर अगर डाल दे सर्कल को और उसके अंदर फिर से स्क्वायर, और स्क्वायर की लेंथ हमें दे रखी है 4, तो इस केस में कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये 4 है तो ये डायमीटर कितना हो गया 4 हो गया। अगर डायमीटर 4 हो गया तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई ये डायगोनल है, ये भी डायमीटर के बराबर है, तो ये वाली दूरी भी मेरे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको इतना समझ में आया, एक तो आपने पूरा सोल्व कर दिया। यहाँ पे डायगोनल जब मेरे पास स्क्वायर का क्या डायगोनल जब 2/√3 था
तो मेरे पास एरिया जो गिवन था वो मैच कर रहा था। जब यहाँ पे सेम फिगर के अंदर अगर डायगोनल 4 हो जाएगा तो क्या ये मैच करेगा मेरे भाई? नहीं करेगा, अलग वैल्यू आएगी। आप कहेंगे सर इसके अंदर जो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 8, है ना। तो मेरा कौन सा फर्स्ट केस में मैच कर रहा है? The question can be answered by using one of the statements alone, but cannot be answered by using the other statement alone. ठीक है, तो दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है, लेकिन दोनों दूसरी स्टेटमेंट लगाएंगे तो उससे आंसर नहीं निकल रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसी भी स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हैं, नहीं, गलत, एक से नहीं आ रहा। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट्स अलोन, कि दोनों स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेंगी, किसी भी इकलौते से निकलेगा, ये भी गलत है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी हमें कि ये किसी भी स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ और एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उस केस में भी ये गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी ठीक कर। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है 60,000 तक हो जाती है 2016 से 2018 में 6% पर एनम के इंक्रीज रेट से, और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होता है अगले 3 सालों तक। अगर ए जो है वो पॉपुलेशन है 2016 के अंदर, बी एक पॉपुलेशन है 2020 के अंदर, तो हमें बताना है बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी नियरेस्ट टू एन इंटीजर मान लो, या इन दोनों की वैल्यू जो पॉपुलेशन 2016 में 2018 में, इसके पॉसिबल इंटीजर निकालो, उसका जो डिफरेंस निकालोगे उसकी वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, 2018 इसके बीच में पड़ रहा है, 2018 के अंदर हमारी पॉपुलेशन कितनी गिवन है? ये गिवन है 60,000। रेट है हर साल पॉपुलेशन किससे बढ़ रही है? 6%। अच्छा, अगर 6% की बात की जाए तो कितना होता है? आप 2 साल का इफेक्टिव लगेगा, 2 बार 6% लगेगा, तो 6% अगर 2 बार लगाऊंगा मैं तो फॉर्मूला बनता है 6 + 6 + 6 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 100, तो 12.36% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 12.36% बढ़ेगी, और जो यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीज आएगा वो भी 12.36% का। ठीक है, तो हमें अपना आंसर बताना होगा कि भाई ये डिफरेंस किसके बराबर होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ये डिफरेंस निकाल लें, ये डिफरेंस निकाल लें और इनका सम कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसे किस तरीके से देखा जाए, क्वेश्चन को करने का तरीका वही हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई सीधा सीधा मैं क्या कर दूंगा, 6,000 का 12.36% कर दूंगा, इतनी ही बढ़ रही है, तो मेरे पास ये वाला गैप मिल गया। लेकिन ये वाला गैप में यहाँ पे कोई के वैल्यू होगी, उसका 12.36% इंक्रीज करोगे, फिर यहाँ तक पहुंचोगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जो आपको थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? मैं कहूंगा सर के का क्या होगा, 112.6%, के का 112.3% की वैल्यू ये होगी 60,000, और हमें के का 12.36% चाहिए, तो के का 12.36% क्या होगा? बिल्कुल बेसिक से करके बता रहा हूं, अभी डायरेक्ट भी करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप यहां से वैल्यू निकाल। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर इस चीज में दिमाग लगा पाए, देखो 12.11 2.66 है, चारों ऑप्शंस भी देखो बहुत ज्यादा दूरी पे, तो क्या आप ये चीज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास, जब मैं इसे 12.36 लिख रहा हूं, अगर मैं इसे 12.5 ले लेता तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती। 12.5 होता है 1/8, उससे थोड़ा सा ही तो कम है, तो आप इसे ऐसे लिख लेते, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती कि आप कहते सर हमें जो ये वाली वैल्यू है ये बेसिकली अगर 1 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा तो ये 8 को 100% और ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें इसका 1/9 लेना होगा। और 1/9 भी अगर मैं प्रतिशत में देखूं, ठीक है, ये 1 इसे 1 और ये 1/9 अप्रोक्सीमेट जा रहा है, और 1/9% में कितना होता है? ये वाली वैल्यू तो 11.11% होती है। किसका? 60,000 का। यहाँ पे 60,000 का कितना है मेरे पास? 12.36%।
तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू जाएगी मेरे पास, हो सकता है वो 23.36% के आसपास जाए रफली। तो मेरा आंसर अगर मैं देखूं 6000 का 23 या उसके आसपास का कोई परसेंटेज अगर हम देखें, तो भाई ये तो 50%, इसका अगर 25% निकालूंगा, 1/4 करूंगा जो आसान है, 15,000 है। ठीक है, 20% निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 12,000 है। मेरा आंसर इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए। 15,000 से बड़ी वैल्यू ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। 12,000 से 15,000 के बीच में 12,000 से छोटी वैल्यू है, ये नहीं हो सकता। तो चांसेस क्या इसके रहेंगे? अब ये भी मैंने इतना बड़ा मार्जिन 20 और 25 का सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मेरे को यार ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आती है कि भाई ये 11.11%, ये भी अप्रोक्सीमेट है, इसमें थोड़ा बहुत 19-21 ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब हम सम करेंगे तो 23 हो सकता है, 23 के आसपास ही रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये वैल्यूज जा सकती हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक। दूसरी अप्रोच आपके दिमाग में ये आ सकती है, भाई देखो मेरे पास जो ये 12.36, ये तो फिक्स है कि इसका 12.36 है। अब इसमें कोई वैल्यू बढ़ाई फिर ये बना, तो इसका 12.36 से ये वाला 12.36 क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है के इस वाली वैल्यू से छोटी है ना। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी 6000 के 12.36 से कम होगी। तो मैं कहूंगा जो भी मेरा आंसर होगा वो 60,000 इंटू में 12.36 एक है, और दूसरी भी मेरे पास क्या है 12.36 से थोड़ी सी कम ही होगी। तो जो आंसर होगा अगर आपको ब्रीफ मोटा मोटा चाहिए तो 24.76% से थोड़ा सा कम होगा। 24 के नियरेस्ट कितना है? 25% से कम होगा, आपको ये दिख रहा है। चारों ऑप्शन में देखो भाई, ये दोनों 25% से कम है, तो ये तो वैसे ही काट दोगे आप। इन दोनों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, और इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भाई ये तो 20% के आसपास जा रही है, इतना ज्यादा गैप नहीं आएगा। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2024 मेंस में, जो मैंने आपको कराया भी है, वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का था, और उसमें तो बिल्कुल ओरली देख पा रहे थे कि आंसर क्या बनेगा। ये 2024 मेंस में सिमिलर क्वेश्चन आया था। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास एसएससी का फेवरेट, बहुत बार पूछा जा चुका है। P प्लस क्यू प्लस आर 0 के बराबर है, तो इसका मान बताओ। एक इक्वेशन है भाई, 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल का मान लो कुछ भी। आर को कर दो 0, P को कर दो माइनस क्यू के बराबर करना है, माइनस क्यू के बराबर, या फिर एक काम कर देते हैं, क्यू को 1 कर देते हैं, तो P हो गया मेरे पास यहाँ पे -1। तो यहाँ पे सोल्व कर लो। आर को 0 करते ही ये 0, ये 0, ये 0, और ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बचा, बाकी 0 बचा। तो ये तो 1 + 1 2 आ गया, मैं तो पी और क्यू की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? बेसिक से करना चाहो तो करते रहो, बेसिक से, बेसिक से भी। अब ये सोल्व करना है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। देखो यहाँ पे वैल्यूज रखी, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, या फिर ये सोच लो कि कुछ दिमाग लग सकता है या नहीं लग सकता। जैसे कोसेक स्क्वायर 30 है, 60 वाला कहीं कुछ नहीं। देखो जहां जो वैल्यू के मान आपको पता है वो पुट करके देख लो, जहां वैल्यू के मान आपको नहीं पता है वहां आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक है यहाँ पे, 40 का पेयर मेरे को नहीं दिख रहा है, तो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक हेयर। ये 40 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। लेट मी चेक अगेन। इसमें 2 स्टेटमेंट्स मिसिंग है। -10 स्क्वायर यहाँ पे, 10 स्क्वायर 50, और माइनस में 10 स्क्वायर 60। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, ये हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हमें इसे सोल्व करना होगा कि कैसे करेंगे। देखो
जो जो वैल्यू पता है वो यूज हो जाएंगी, वरना आपको पता है कोई ना कोई पेयर बन रहा होगा, वरना आप देखेंगे तो पूरे में ही पेयर बन रहा है। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रखी हैं, जैसे यहाँ पे देखो कोसेक 30 मिल रहा है ना आपको, और यहाँ पे 1060 मिल रहा है, ये किस में, कोट स्क्वायर 30 में कन्वर्ट होगा, और माइनस का दिस माइनस दिस तो क्या बन जाएगा, यहाँ से मिल गया 1, ये हो गया मेरा, ये वाला पार्ट हो गया। माइनस कोसेक स्क्वायर 40 और 1050 किस में कन्वर्ट होगा, कोट स्क्वायर 40 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हालांकि मैंने इसका कन्वर्जन कोसेक और 10 के बीच में रिलेशनशिप भी बता रखी है, बट फिर भी मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा, अब क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को -1। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कोसेक स्क्वायर 45 है और यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 है, अगेन सेम रिलेशनशिप पे ये कोट स्क्वायर 45 में कन्वर्ट होगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। ये कोट स्क्वायर मेरे पास कितने में बन जाएगा, 55 बन जाएगा। तो माइनस कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, तो ये -1 दे देगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 0। ठीक है, 0 विल बी द आंसर। वरना ये प्रॉपर्टी भी आप याद रख लो, मैंने करा रखी है आपको। अगर a प्लस बी मेरा 90 होता है तो कोसेक स्क्वायर a माइनस को 10 स्क्वायर b ये 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 90 माइनस बी, डेट इज ये बन जाएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस बी, और 90 माइनस बी क्या है, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर ए। यहां से निकालेंगे तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है, पढ़ा है ना। तो ये याद रखो, जब a प्लस बी 90 बन जाए तो ये रिलेशनशिप भी होती है। ऐसे ही हम कहते हैं सेक स्क्वायर ए, इस अगर a प्लस बी 90 है माइनस कोट स्क्वायर बी, ये 1 के बराबर हो जाता है। और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाता है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 हो जाता है। तो ये चीज़ याद होगी तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कहेंगे सर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, कोसेक है 10 है, बन जाएगा क्या 1। फिर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, साइन इंटरचेंज है तो -1। फिर 45 है, 45 है 1। फिर साइन इन नेगेटिव है कोसेक के साथ और यहाँ पे पॉजिटिव है, उल्टे हो गए। तो 35 प्लस 55 90 है तो -1, सम कर दिया 0। एसएससी में पूछा जा चुका है सवाल। कहता है एक आर्टिकल पे एमआरपी 6600 है, इसे 20% के डिस्काउंट पे बेचा गया तो सेलिंग प्राइस जो बना वो 22.22% ज़्यादा बन गया, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस बता दो। एमआरपी है 6600, डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो कितने पे बेच दिया, आप कहेंगे 80% पे, मतलब 4/5 पे बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो रहा है। 22.22% कितना होता है, 2/9 होता है। तो मैं कहूँगा पहले 9 था तो 11 का बेच दिया, यही आएगा। सोल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, आपको दिखेगा ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन में 9 से कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, ये कट रही है और ये भी कट रही है। ठीक है, तो नहीं बनी बात, सोल्व कर लेते हैं। 11 से काटूंगा 600 बनेगा, 5 से काटूंगा 120 बनेगा, ये 12 इंटू में 9 108, इंटू में 4 432, ये आ जाएगा कॉस्ट। ठीक है, अगला सवाल कहता है मोहन ने कितने रुपए 20% पर एनम की ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, पहले साल के अंत में कितने लौटा दिए, टूवर्ड्स दी प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। अगर आप मोहन ने दूसरे साल के अंत में सारे ड्यूज अपने क्लियर कर दिए, ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना पैसा उसने दूसरे साल में दिया हो। कैसे करते हैं, मैं कहता हूं कि भाई वो उसने सारा का सारा पैसा मान लो दूसरे साल में दिया, तो इतना रुपए उधार लिए थे, 2 साल का ब्याज 20% के हिसाब से कितना मिलेगा, 40%। तो आप कहेंगे सर कितना रुपया देना पड़ता, अमाउंट बन जाएगा 422092। प्रिंसिपल 100% होता है, 40% ब्याज बन गया तो 140% तो उसे देना होता है इतना। ठीक है, लेकिन उसने कुछ पैसा क्या कर दिया, 1 साल के बाद दे दिया। तो भाई हम दूसरे साल के एंड की बात कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ जो 1 साल के बाद पैसा दिया वो किसी बैंक में डाल दिया सेम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो जब दूसरे साल के अंत में इस पैसे की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 21679, और रेट है 20%, तो 1 साल का ब्याज लगेगा, तो अमाउंट बन जाएगा ये 1.2, 120% हो जाएगा इसका। इसमें से इसे घटा दो, इतना देना था, इतना ऑलरेडी दे चुके हैं,
2 साल के बाद का अगर मैं चेक करता हूँ फ्यूचर वैल्यू पे, तो हमें यही आंसर बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट भी क्या है, डिफरेंट है भाई, क्वेश्चन में फिर कुछ रह ही कहाँ गया। आप कहेंगे यार यहाँ पे 14 है, 14 टू जा 28, 14 9 जा 126 और 8, 8.8, क्योंकि यूनिट डिजिट से करना है ना, तो एक पॉइंट है तो उसे भी कंसिडर कर लो। 12 को 9 से करूंगा 108, 10 कैरी फॉरवर्ड, 7 जा 84, 94, 9 4, सॉरी, यहाँ से ये कट गया, 8 से 4 घटाऊंगा तो 4 बचेगा। जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आंसर। क्लियर। अगला सवाल कहता है माधव ने एक आइटम इतने की परचेज करी, उसे पहले 20% के लॉस पे बेच दिया, फिर उसने दूसरी आइटम परचेज करी उसके उसी कीमत से और उसे आगे बेच दिया 30% के प्रॉफिट पे। तो हमें बताना है ओवरऑल गेन क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तरीका तो ये है कि आप पहले कहें सर 39,000 में उसने क्या करा, दिया था 20% के लॉस पे बेचा तो 4/5 पे बेचा, फिर 30% के इस पे आप एक नया आर्टिकल खरीद लिया तो ये नया कॉस्ट प्राइस हो गया जो सेलिंग प्राइस है। अब इसे 30% के प्रॉफिट पे बेचा तो 130% पे बेचेगा, मतलब 13/10, तो फाइनली उसके पास कितना पैसा आ गया आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कर लोगे भाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से, किससे क्या होगा, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 8। अब देखो कैलकुलेशन अभी भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आसान नहीं हुई। ये 13 इंटू में 3 है, तो आप यहाँ पे करेंगे सर ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगा आपको, फिर उसमें ये घटाना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा ही है ये वाला तरीका जहाँ हम कर रहे हैं। आप ब्रेक करना चाहें तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, और यहाँ पे आपको पता है 3 इंटू में 8 कितना होता है, 24 होता है, और एक जीरो हमारे पास अभी भी बची हुई। इस वाली वैल्यू में से हमें किसे घटाना है, 39,000 को घटाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 24 को 9 से अगर मैं गुना कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 216, 21 कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएंगे और इसमें से मुझे घटाना कितना है, 39,000 को। तो अभी भी अगर मैं यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करूँ तो लास्ट की 2 डिजिट मिल गई 60, आंसर नहीं बना। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 कैरी फॉरवर्ड है, 6 जा 144, 5 65, 16 कैरी फॉरवर्ड तो ये आ गया इतना, और यहाँ से मेरे पास 6051560, बहुत लंबा हो गया, लॉन्ग। ऐसे नहीं करना यार इसे, बेटर है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें। आप देखें नेट चेंज कितना हुआ, एक 20% का नेगेटिव है और 30% का पॉजिटिव है, तो -20% और +30%, इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 30 - 20 10, 30 इंटू में 20, 600/100 6, तो नेगेटिव का 6 और ये आ गया मेरे पास 4%। नेट चेंज आया पॉजिटिव का 4%, तो इसको 4 से गुना कर दोगे 100% है इतना, इसका 4% निकालना है ना मेरे को, या तो इसमें डायरेक्टली 4% या फिर 1% हो गया 390 और 4% हो गया 390 इंटू में 4, और ये वाली वैल्यू 0.6। डायरेक्ट ये सही है यार, ये इतना लंबा बेकार ही करना है क्यों है, दोनों मेथड बताने के चक्कर में लंबा मेथड करा दिया पहले। एक्स वाई और जेड एक काम को 40, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, सभी लोगों को आता है 40, 12, 20, एलसीएम ले लो कितना, 60, 120 बनेगा, 3, 10, 6, साथ मिलके करा तो 19, टोटल है 120, टाइम आ गया 7, 1/19, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये ऑप्शन सही नहीं है, 7 1/19 है, ठीक है। अगले सवाल पे चलता हूं। कहता है मेरे फादर की जो एज है वो प्रेजेंट में 30 साल बड़े हैं मुझसे, हम दोनों की एज 6 साल पहले हम दोनों की एज का सम इतना था, तो प्रेजेंट एज बता दो। देखो अगर प्रेजेंट एज की बात करूं फादर प्लस सन की, तो 6 साल पहले अगर इतनी थी तो प्रेजेंट में दोनों में 6-6 साल बढ़ गए होंगे, तो इतनी हो गई। प्रेजेंट में फादर क्या है, 30 साल बड़े हैं बेटे से, यार यानी मुझसे, तो मुझ में 30 और जोड़ दो तो ये फादर की। सोल्व करके सन की एज ही तो पता नहीं है, तो ट्वाइस सन, ये हो गया 72, 72 में 32 घटाया तो 30 घटाया तो 42, और सन की एज आ गई 21। ठीक है, चलें अगले सवाल पे।
sec a का मान बता दो, अगर tan a का मान ये है तो भाई tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, sec a होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी रूट में 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज 49 प्लस 1, और बेस तो हमारे पास दे रखा है 7, तो रूट 50, रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है ये 3 नंबर है, अगर इसे 2 डिजिट नंबर x से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर हर केस में क्या मिलेगा y मिलेगा। 2x प्लस वाई को अगर मैं p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं, p क्यू आर अगर प्राइम नंबर है तो p प्लस क्यू प्लस आर आ रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई अगर मेरे को वो नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर निकालना हो, तो वो क्या होता है कि हम इन तीनों का क्या करते हैं डिफरेंस, इसमें से इसे घटाओ। तो पहले तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 52, और फिर 16 में से 8 घटाया तो 850। ऐसे ही अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 में से 12 घटाया तो 91, और यहाँ पे इसमें से इसे घटाऊंगा तो 31 में से 14। अब हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई भाई, ये दोनों नंबर हैं, जो इन दोनों का HCF होगा, तो तीन इनके डिफरेंसेस से निकला, इन दोनों का जो HCF होगा वो वही नंबर होगा जो क्या करेगा, जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। ये कंसेप्ट हम HCF में पढ़ते हैं। अब इन दोनों का HCF क्या आएगा, अब ये वाली वैल्यू अगर आपने क्वेश्चंस बहुत सारे सोल्व कर रखे हैं तो मेरे को तो समझ में आ रही है, ये 213 इंटू में 4 है, और ये 213 इंटू में 7 है। अब ये चीज क्योंकि मैंने वैल्यूज याद भी हैं, कई बार पढ़ रखा है तो देख के याद आ गया प्रीवियस ईयर का। अदरवाइज आपको HCF निकालना आता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। HCF निकालने में ज़्यादा कुछ आपको तकलीफ लगेगी नहीं इसका HCF निकालने में, ठीक है, निकाल लेना एक एक करके। इसके लिए डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। 852 है, 1491 है, अगर आप नॉर्मल मेथड से नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे 852 आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे 148 में से 85 घटाओगे 48 प्लस 15, तो मेरे पास ये आ जाएगा 639। फिर यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 852 आएगा, 1 जा 639 करोगे तो बचा 213। अब ये यहाँ पे 639 आएगा, फिर 3 टाइम्स करोगे 213 का तो 639, और ये कट जाएगा, और HCF ये हो जाएगा, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। HCF आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वरना काट काट के करना चाहो तो भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे HCF इसका निकल चुका है, क्या आया 213। अब 213 क्या है भाई, ये 2 डिजिट का नंबर है, नहीं, हमें तो 2 डिजिट का नंबर से डिवाइड करना था इन तीनों नंबर को जिससे सेम रिमाइंडर है। 213 से डिवाइड करोगे तब भी सेम रिमाइंडर मिलेगा, या फिर 213 के जो HCF आया है इसके किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे तब भी आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। अगर 213 को आप ब्रेक करना चाहो तो आप देखेंगे ये 3 से कट रहा है, क्या आएगा 71, 3 इंटू 7। अब आगे तो ब्रेक हो नहीं सकता, तो 2 डिजिट का नंबर क्या बन गया 71, तो 71 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, इन तीनों में सेम रिमाइंडर मिलेगा, और जो रिमाइंडर वो क्या होगा, वो होगा y। तो रिमाइंडर निकाल लो, 860 को अगर मैं 71 से डिवाइड करूँ, लास्ट में करने वाले सवालों में से एक है ये, तो यहाँ पे मेरे पास 5 और 150, फिर 2 से जाएगा तो 142, और रिमाइंडर बचेगा 8, तो ये आ गया मेरे पास y। x मिल गया, y मिल गया, नंबर बना 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू में 71 प्लस वाई डेट इज 8, तो भाई ये तो फिर से 150 ही बन गया मेरा, 150। इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करोगे, आप कहेंगे सर पहले तो 25 से कट रहा है तो 5 का स्क्वायर, फिर 6 रह गया तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यही होगा प्राइम फैक्टर्स, ऐसे स्प्लिट करेंगे। इसे पी क्यू आर मान लो, ठीक है, तो p की पावर, ये p की पावर 1, q की पावर 1, और ये r स्क्वायर है, तो p आ गया 2, q आ गया 3 और r आ गया 5, इन सब का सम कर देंगे तो आ गया 10। बहुत बेहतरीन सवाल, टाइम टेकिंग सवाल, एग्जाम में पूछा गया सवाल, आपको करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये लास्ट में करने वाला सवाल है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में लेकर बैठ गए इस सवाल को तो इसी में लगा दोगे 10 मिनट या 5 मिनट, और जिसे आता नहीं होगा वो तो वैसे ही फंस जाएगा, फिर भी गलत आंसर निकाल देगा।
कहता है एक पिरामिड है जिसकी हाइट हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है, बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है हमारे पास 10, तो हमें वॉल्यूम बताना। आप कहते हैं सर वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड होती है 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही पढ़ा है। 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 4 10, तो √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, यही हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, और इंटू में हाइट है 18। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा, 4 से काटूंगा तो 5 स्क्वायर बचेगा अंदर, 25 25 इंटू में 6 150, और ये √3 तो 150 √3। ठीक, अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, दो ट्रेन सेम टाइम पे स्टेशन पी और क्यू से चलती हैं एक दूसरे की तरफ 75 और 100 की स्पीड से। जब वे मिलती हैं तो ये पाया जाता है कि एक ट्रेन ने 50 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर लिया दूसरी ट्रेन से, तो हमें बताना डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन क्या रहेगा। अगर भाई देखो एक पी है और एक स्टेशन क्यू से एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, एक की स्पीड हमें 75 दे रखी है और एक की हमें 100 दे रखी है, तो आप कहेंगे सर किलोमीटर पर आवर में है, एक घंटे में जो डिस्टेंस एक के द्वारा ज़्यादा कवर किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक घंटे में कितना ज़्यादा कोई ट्रेन कवर कर सकती है दूसरे से, 100 और 75 है, 100 माइनस 75, यह आ गया मेरे पास यहाँ पे 25 किलोमीटर एक ट्रेन एक्स्ट्रा कवर करेगी एक घंटे के अंदर। अब जब ये दोनों मिलती हैं तो कितना, 50 किलोमीटर एक ट्रेन एक्स्ट्रा कवर करती है, तो 2 घंटे में होगा 50 किलोमीटर एक ट्रेन का एक्स्ट्रा कवर। तो इसका मतलब ये कब मिलती हैं, ये दोनों ट्रेन मिलती हैं 2 घंटे के बाद। हमें बताना है इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 2 घंटे टाइम मिल गया, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 75 प्लस 100, और 2 घंटे में मिल रही हैं तो इंटू 2, 175 इंटू में 2 350, इनके बीच की दूरी कितनी। क्या तरीका समझ में आया, कोई कुछ ज़्यादा नहीं लिखा मैंने, ये पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास भाई एक लाइन सेगमेंट गिवन है क्यू आर, 2 पॉइंट हैं एम और एन दोनों सेम साइड पे हैं, तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, तो मैंने कहा चलो एक एम पॉइंट इधर होगा एन पॉइंट इधर कहीं होगा, कुछ इस तरीके से कि एम क्यू आर भी 90 है और एन आर क्यू भी 90 है, तो अगर पॉइंट लेंगे तो हम कैसे लेंगे, आप कहेंगे सर एक यहाँ से 90 है और ये भी अगर मेरे पास 90 है, तो ये m हो गया मेरे पास, एम क्यू आर है ना, और एन आर क्यू है ये भी 90 तरीके से मुझे फिगर, एम क्यू बराबर है एन आर के, ये वाली दूरी इसके बराबर है, ये भी दे रखा है। अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्राइंगल एम आर क्यू, एम आर क्यू, तो एम आर क्यू बुलाने के लिए तो लाइन जोड़नी पड़ेगी भाई, तो हमने ये लाइन मिला दी, इसके कॉन्ग्रेंट एन आर क्यू के, एन आर क्यू, तो एक ट्राइंगल है। अब इनके बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, यहाँ पे ट्राइंगल्स के नाम में लिखे हुए, तो पहले खुद ही निकाल लो कि कॉन्ग्रुएंसी क्या बनेगी। देखो एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये वाला जा रहा, मैं बना लेता हूँ दोनों ट्राइंगल जो हमारे पास जा रहे हैं, एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये जा रहा जो मैंने इससे बनाया, और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास क्या जा रहा है, दूसरा ट्राइंगल मेरे पास ये जा रहा है, ठीक है। जनरली इन दोनों की बात चल रही होगी, फिगर देख के भी हमें समझ में आ रहा है, तो क्या क्या सिमिलरिटी लगेगी, आप कहेंगे सर ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड हमारी कॉमन हो गई, और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा एम क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल एम क्यू आर, और यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग एन आर इक्वल था, और फिर क्यू और एंगल बीच में, ये दोनों आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से, एस से एस, एक साइड तो कॉमन है ये वाली, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, और बीच का एंगल। सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है जब भी हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी, और इसके ऑर्डर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एम आर क्यू, एम के बाद आर और फिर क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है एन आर क्यू, एन के बाद आर, लेकिन यहाँ पे एम के बाद तो हम एक छोड़ के आर पे गए थे ना, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसे साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हो लेकिन नहीं कर सकते,
मतलब वो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, देखो एम आर क्यू और एन आर क्यू अगर ये इक्वल करा रहा है तो कह रहा है एम आर और एन आर बराबर हो गए। एम आर और एन आर ये दोनों इक्वल हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एम क्यू आर और एन क्यू आर, एम क्यू आर और एन क्यू आर, तो इसका मतलब एम क्यू और एन क्यू के बराबर होना चाहिए। एन क्यू और एम क्यू बराबर है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ना हमारे पास जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, या अगर सिमिलैरिटी हो तो प्रोपोर्शनल लिखते हैं हम। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एम क्यू आर और एन आर क्यू, एम क्यू आर तो ये लिखा है और एन आर क्यू यहाँ पे लिखा है, ये तो हो ही रहा है, अभी प्रूव करा है। और यहाँ पे आर क्यू एम और आर एन क्यू, आर क्यू एम, आर से लेके क्यू, और यहाँ पे क्या है आर एन, आर एन। भाई ये आर एन ये वाली साइड और ये वाली साइड कहीं इक्वल दे रखी है क्या? क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो ये भी नहीं हो सकता। किसी भी साइड को पकड़ लो, किसी भी एंगल को पकड़ लो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये देखो बढ़िया सवाल दिया है यहाँ पे कि हमें ना 3 लाइन सेगमेंट इनमें से कोई भी चूज करनी है। हमारे पास 4 लेंथ दे रखी हैं, 2 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनमें से कोई भी हमें 3 सेगमेंट को यूज करके ट्राइंगल बनाने हैं, तो हमें बताना है कितने ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे चलो सबसे पहले यार एक को फिक्स कर लेता हूं, मैंने कर दिया कि 2 को फिक्स करता हूं। एक तो 2 लेंगे, उसके अलावा हम क्या क्या ले सकते हैं 2 के साथ? अगर मैंने 2 को फिक्स कर दिया तो इसके साथ पेयर किस किस का बन सकता है? आप कहेंगे सर ये 3 ही है, इन्हें रोटेट कर करके लेना पड़ेगा। चलो पहले 5 और 7 को ले लिया, फिर मैं यहाँ पे 7 और 8 को ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 5 और 8 को ले सकता हूँ। ये 3 ही पेयर पॉसिबल है। ठीक है, 2 के जितने भी केसेस हैं जिसमें मैं 2 को ट्राइंगल में यूज कर सकता हूँ वो यही है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। क्या 2, 5 और 7 एक पेयर बना सकते हैं? आपको ये चीज पता है कि एक ट्राइंगल तभी बन सकता है अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड है ए बी और सी, तो हम कहते हैं जो भी 2 साइड्स का सम है, और जो भी 2 साइड का डिफरेंस है, जो थर्ड साइड है वो इससे छोटी होनी चाहिए दोनों साइड के सम से, और इनके डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। क्या ये चीज पता है आपको? या फिर अगर मैं बड़े वाली साइड से कंपेयर करूं इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं जो बिगेस्ट साइड है, मान लेते हैं हम बिगेस्ट साइड को हम मान लेते हैं यहाँ पे सी, तो जो सी होगी ना मेरी, वो बाकी दोनों साइड्स के सम से क्या होगी? छोटी होनी चाहिए। आप इस तरीके से याद रख लोगे तो भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो इन दो तीनों में बिगेस्ट साइड है 7, क्या इन दोनों साइड का जो सम है 7 इससे छोटी है? नहीं है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। बिगेस्ट साइड क्या है? 8, क्या इन दोनों साइड के सम से छोटी है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारा बन सकता है। जो हमारे पास बिगेस्ट साइड है इन तीनों में, ये 2, 5 और 8, 8 से अगर कंपेयर करो इन दोनों का सम बना 7, 7 क्या हो गया? छोटा हो गया। बिगेस्ट साइड हमारी बड़ी हो गई दोनों साइड के सम से, तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो सिर्फ एक ट्राइंगल यहाँ पे बन सकता है जब मैंने 2 को फिक्स किया। 2 से यूज करते हुए जितने भी ट्राइंगल बन सकते थे वो मैंने देख लिए। अब 2 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचा? वो ट्राइंगल्स बिना 2 के अगर बनाएंगे तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। 5, 7 और 8 को यूज करना पड़ेगा अगर हम 2 को यूज नहीं कर रहे हैं, और 5, 7, 8 को यूज करेंगे तो क्या ट्राइंगल बनेगा? आप देखेंगे बिगेस्ट साइड है 8, इन दोनों का सम है 12, क्या 8 छोटा है 12 से? बिल्कुल छोटा है, तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो कितने ट्राइंगल हुए? एक ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। बढ़िया सवाल था, लॉजिकल सवाल था। कहता है जो एक सिटी का एवरेज टेम्परेचर है ना पहले 16 दिन का जनवरी के, वो 23 डिग्री सेल्सियस है, और लास्ट 16 डेज का सेम मंथ के जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और एवरेज जो टेम्परेचर है पूरे महीने का वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें 16th डे का टेम्परेचर, भाई तो दिन एक महीने में कितने दिन रहे होंगे? जनवरी में 31 दिन होते हैं। फर्स्ट 16 डेज, लास्ट के 16 डेज ले लूंगा, तो आप कहेंगे सर कौन सा, क्योंकि 16 और 16 तो 32 हो गए, एक डे रिपीट कर गया, तो वो कौन सा डे रिपीट करा होगा? आप कहेंगे सर 16th डे। तो यहाँ पे टोटल क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन का एवरेज दे रखा है हमें 25। ये वाली वैल्यू हमें बतानी है कि क्या रहेगी?
पहले 16 दिन का एवरेज है 27 और लास्ट के 16 दिन का एवरेज है, सॉरी पहले 16 दिन का एवरेज है 23 और लास्ट के 16 दिन का एवरेज है, ठीक। तो जो यहाँ पे एक डे रिपीट कर रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस सेट 31 प्लस दिस। तो इन सब का क्या हो जाएगा, सम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो इनमें इंटू 16 इधर कर लो, इसमें इंटू 31 और यहाँ पे कर लूँ, उस तरीके से कर सकते हैं। वरना आप डेविएशन कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि भाई डेविएशन क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 31 दिनों की बात कर रहे हैं, जो एवरेज है उसे ही आप मीन मान लेते हैं। अगर मैं एवरेज को ही मीन मान लूँ तो यहाँ पे डेविएशन 0 का आएगा। यहाँ पे मेरे पास डेविएशन कितना का आएगा, 25 माइनस एक्स का आएगा, सॉरी x माइनस 25 का आएगा। यहाँ पे डेविएशन कितने का आएगा, इस साइड सम ऑफ डेविएशन इक्वल होगा। तो यहाँ पे 25 में से 23 में से 25 को घटाऊंगा तो -2 इंटू में कितने पे, 16 वैल्यूज पे, और यहाँ पे 2 इंटू में 16, ये कट के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 25 उधर चला जाएगा तो x का मान 20। ये हो गया डेविएशन मेथड में। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप कहते हैं सर पहले 16 दिन का और बाद के 16 दिन का एवरेज से, पहले 16 दिन का एवरेज से 2 कम है, बाद के 16 दिन का एवरेज से 2 ज़्यादा है, तो 16 कॉमन आ गया, -2 + 2 हो गया 0। तो डेविएशन कितना बना, 0 बना। इसका मतलब डेविएशन 0 का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू है ना हमारी जो रिपीट कर रही है वो एवरेज के बराबर है। तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 25 हो जाएगी। अगला सवाल कहता है एक ट्राइंगल है मेरे पास XYZ, एक पॉइंट है YZ पे कुछ इस तरीके से x से YA के बराबर, ये और ये वाली साइड बराबर हो। आगे कहता है XYA, ये 49 के बराबर हो गया। AXZ ये 21 के बराबर हो गया। तो हमें XZA का मान बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, अगर दो साइड इक्वल होती हैं एक ट्राइंगल में तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। ये साइड बराबर, तो ये वाला एंगल इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एंगल ये भी 40, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें अगर ये वाला एंगल बताना है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप कहेंगे इस पूरे ट्राइंगल को अगर देखूं तो सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो दिस 49 + 49 98 प्लस 21 119 प्लस जो एंगल है हमारा थीटा मान लेते हैं, का सम हो गया 180। थीटा का मान कितना, ऐसे कर लो। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, ये निकाला, फिर इन दोनों का सम प्लस दिस 180 के बराबर, लेकिन वो लंबा हो जाता, बेटर है पूरे ट्राइंगल को ही देख लो, सिंपल। वैल्यू बतानी है अननोन्स की, ये 3 इक्वेशन दे रखी है, ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब देखो या तो आप बेसिक से सोल्व कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता बेसिक से सोल्व करने वाला सवाल है ये। इससे बेटर है कि आप यहाँ पे ऑप्शन की मदद लो, कौन से ऑप्शन से जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। पहले ऑप्शन को उठा लें, अगर x + 2y + 1.5z 5.5, x + 2y + 1.5, इसमें कर दूंगा तो ये आ गया 6, तो ये तो आ रहा है 2, हमें चाहिए 5.5। यहाँ पे x को अगर कर दिया -3 + 2y + 1.5z, ये भी इंटीजर वैल्यू आ रहा है, ये हमें भी 5.5 नहीं दे सकता, तो 10 माइनस ये आ गया इतना, x + 2y + 1.5z, तो ये 3, ये भी नहीं हो सकता, 1 आ गया, तो यही आंसर होगा। यहाँ से भी करके देख लो, x + 2y + 1.5 डेट इज माइनस का 4.5, तो 10 - 4.5 डेट इज 5.5, ये इक्वेशन सेट। हालांकि इसे बेसिक से करना भी आपको आना चाहिए, बट एग्जाम में सिंपल पूछा तो ऑप्शन की मदद लेके आंसर निकाल लो। ये वाला क्वेश्चन CGL 2024 प्री में आया था। कहता है कि x मेरा बराबर है a sec थीटा cos फाई के, y बराबर है b sec थीटा sin फाई के, और मेरे पास यहाँ पे z बराबर है c।
हमें बताना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई सी। तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए जैसा दे रखा है वैसे ही कर लो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, सबको क्या ले गया, नीचे ले गया, और इनका स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों को प्लस, और उसमें से इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो आप देखेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये तो 1 बन जाएगा, आपको भी पता है। इन दोनों से तो ये रिजल्ट मिला, और माइनस में ये है तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्वेश्चन हो गया। बेसिक अप्रोच। लेकिन क्या इसे फास्ट किया जा सकता है और भी ज़्यादा? बिल्कुल किया जा सकता है यार। थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। यहाँ पे मेरे पास कितनी इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं, ध्यान से देखिए। एक, तीन इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है। हालांकि x बाय ए को तो आप एक ही वेरिएबल मानो। हमने कहा ये एक वेरिएबल x बाय, क्योंकि इसकी फॉर्म में पूछा ना, इसे एक वेरिएबल मान लिया, इसे दूसरा वेरिएबल मान लिया, y बाय बी को, और z बाय सी को तीसरा वेरिएबल। 3 वेरिएबल है हमारे पास, 3, और थीटा और फाई 2 और 5 वेरिएबल, और हमारे पास कितनी, 3 इक्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, थीटा और फाई को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, थीटा को और फाई को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। अगर कुछ भी मानना ही है तो भाई यहाँ पे थीटा को क्या रख लो आप, सेक, और ठीक है, फॉर्म में है। तो एक काम कर लेते हैं ना अपन, थीटा को भी 0 डिग्री मान लेता हूँ, और मैं फाई को भी 0 डिग्री मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों मैंने 0 0 ले लिए तो ये तो भाई 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 1, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 0, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 0। तो 1 माइन प्लस 0, क्या बचेगा रिजल्ट, 1 प्लस 0 माइनस 0 इज 1। वैल्यू पुटिंग से भी खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है, एक मैन बोट को सर्टेन डिस्टेंस रो स्ट्रीम लेके जाता है 18 घंटे में, और उसे 36 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम कवर करने में। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा उसे सेम डिस्टेंस के 3/5 को कवर करने में स्टिल वाटर। आप कहेंगे सर डिस्टेंस कांस्टेंट चल रहा है, वो पहले दो केसेस में जब यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जा रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है। डाउनस्ट्रीम स्पीड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, एक्स माइनस वाई। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब यहाँ पे पहले डाउन स्ट्रीम था तो टाइम अपस्ट्रीम का लेंगे 36, और यहाँ पे अपस्ट्रीम में टाइम लेंगे डाउन स्ट्रीम का 18, ये आ गया 2:1। ठीक है, डिस्टेंस क्या था, कॉन्स्टेंट था, और कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, ये ले लिया। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप इसे, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो आप कहोगे सर यहाँ तो एक्स बाय वाई बचता है, और यहाँ पे मेरे पास 2+1 और डिवाइडेड बाई 2-1, तो ये आ गया 3:1। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो स्पीड होगी, ये 3a मान लो और ये 1a मान लो, ये बोट की स्पीड हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रीम की स्पीड। अब हो क्या रहा था, जब दोनों साथ मिलके चल रहे थे डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 4a। 4a की स्पीड से कितना टाइम लग रहा था पूरी दूरी को कवर करने में, 18 घंटे। तो 4a इंटू में 18, ये तो हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस। हमें क्या करना है, डिस्टेंस का 3/5 कवर करना है स्टिल वाटर में। तो इसमें 3/5 से अगर मैं कवर करूंगा तो इसमें भी 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मुझे स्ट्रीम में जाना है, मतलब स्टिल वाटर में जाना है, तो x की स्पीड से कवर करना पड़ेगा। x कितना है, 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, x से। x कितना है, सोल्व कर लेंगे, a से a एलिमिनेट, 3 से काटूंगा 6, यहाँ पे मेरे पास 18 4 जा 72 डिवाइडेड बाई 5, 14.4। क्लियर है।
अगला सवाल हमें बताना मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इन दोनों का। तो अगर आप सोल्व करेंगे इसे, देखो अगर मैं इसमें क्या करूं, 2 को कॉमन ले लूं, ये क्या है 2√2 है ना। अगर 2 को कॉमन ले लूंगा तो 2 4 प्लस √2 बचेगा, और यहाँ पे 4 माइनस √2 है। इनका मीन प्रोपोर्शन लेना है दो नंबर का, तो वो क्या होता है रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट, यही मीन प्रोपोर्शन होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 4 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 2 14 2 जा 28, या फिर 2√7 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। इसी तरह की क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेता रहूंगा। जितने भी लाइव टेस्ट कराता हूँ, चाहे पिछले साल कराए हों चाहे इस साल कराए हों, सबके सॉल्यूशंस मैथ्स के मैं कराता हूँ। साथ के साथ टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस लाइव टेस्ट भी देने हैं, जो न्यू टेस्ट दे रहा हूँ वो भी देने हैं, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है पूरी तैयारी करनी है आपको बेसिक से, तो मैथ्स का कोर्स या ऑफिसर बैच लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। खाली मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल है, खाली आप मुझसे मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। और हर तैयारी में कोर्सेज के साथ टारगेट ग्रुप मिलते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी मदद करते हैं, एक डेडिकेटेड तरीके से आप तैयारी कर पाते हैं। बाकी इस वीडियो में आपसे यही चलूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।